तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पचपदरा बालोतरा जिला राजस्थान की, जहाँ HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HRRL ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और ये संयुक्त उपक्रम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL और राजस्थान सरकार का। और इस पूरी रिफाइनरी की लागत लगभग 79,450 करोड़ रुपए है। रिफाइनिंग क्षमता इसकी है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी कि 9 MMTPA और इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता है लगभग 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। और आज यानी कि 4 जुलाई 2026 का वो दिन जब राष्ट्र को समर्पित होने वाली है ये रिफाइनरी और भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। और हमारे साथ प्रोफेसर चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, अगर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की लक्ष्य की दिशा में ये देखी जाए तो क्या अब ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है और आप क्यों मानते हैं कि राजस्थान को ही इस रिफाइनरी के लिए चुना गया? देखो, एक तो इस क्षेत्र के अंदर में क्रूड ऑयल जो तेल निकला, तो वो भी अपने आप में एक जरूरी बात है। दूसरा कि जहां से हम लॉजिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें कि कहां पे हमारा क्रूड ऑयल बाहर से जो आयात भी कर रहे हैं वो पहुंच रहा है और वहां कितने कम समय में और कितने नजदीक में भी हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम मुंद्रा पोर्ट से देखें, भले रसिया से आयात किया हुआ हो, वेस्ट एशिया से किया हो, तो अगर हम वहां से भी अगर इसको पहुंचाएं, इसके अलावा मंगला जो कि उसी क्षेत्र में वहां से निकले हुए जो है ऑयल फील्ड्स, उस ऑयल को भी पहुंचाए। तो एक तो रॉ मटेरियल जो रॉ फ्यूल है वो हमें क्रूड ऑयल वो हमें कहाँ अवेलेबल हो। नंबर 2, इस क्षेत्र के अंदर में बहुत समय से औद्योगिक विकास के लिए क्षेत्र तरसता रहा। तो अगर दोनों जरूरत एक साथ पूरी हो रही है कि इस क्षेत्र जो कि सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है ये पूरा क्षेत्र भी, तो हमें उस क्षेत्र के अंदर में उसके विकास के लिए, जैसा कि अभी सरकार का ये गोल है कि भारत के सब क्षेत्रों का जो है वो विकास किया जाए, भले वो पूर्वोत्तर के हो, भले वो जम्मू कश्मीर रीजन हो, भले जहां पे अभी तक जो क्षेत्र औद्योगिक विकास से अभी तक अछूते रहे हो, तो उसके हिसाब से भी अब देखें। और जो भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की है, जहां पे तेल निकला और जहां से तेल क्रूड ऑयल आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्षेत्र अपने आप में एक आदर्श क्षेत्र था जहां पे इस तरह की रिफाइनरी, इस तरह की एडवांस रिफाइनरी एस्टेब्लिश हो सके। जिस तरह के हमारे नए प्रोजेक्ट्स भारतमाला और बाकी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र से गुजर रही है, तो उसके हिसाब से भी अब देखें तो ये एक बेहतरीन लोकेशन था जहां पे इस तरह की एडवांस रिफाइनरी को सेटअप किया जा सके। और प्रोफेसर चौधरी, आप ये मानते हैं कि क्या पचपदरा आने वाले समय में भारत का नया पेट्रोकेमिकल हब बन सकता है? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में ये पचपदरा बहुत अहम माना जाता है, ऐसे में क्या इसको माना जाए कि आने वाले समय में भारत का नया पेट्रोकेमिकल हब पचपदरा होगा? निश्चित रूप से पचपदरा होगा। और जैसा कि यहाँ से जैसा कि बताया 2.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो हमारा वो मिल रहा है पेट्रोकेमिकल्स, जिसके अंदर में बेंजीन हो, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब चीजें जो हमारा जब हमारी प्लास्टिक्स में, टेक्सटाइल्स में, पैकेजिंग इन इंडस्ट्री में यूज होंगी और इस तरह की नियर बाई इंडस्ट्रीज वहां पे थोड़ी बहुत पहले से ही मौजूद है, तो एक तरह से ये उन इंडस्ट्रीज को गति देने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र जो है पेट्रोकेमिकल हब के रूप में आगे बढ़ेगा। और साथ ही आप प्रोफेसर चौधरी क्या मानते हैं, अगले 10 सालों को हम देखते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों से एक दशक में काफ़ी बदलाव हो जाता है, अगर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के रूप में देखा जाए तो कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या ये जो पचपदरा मॉडल है वो क्या देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी एक उदाहरण साबित होगा? अभी पचपदरा मॉडल अपने आप में एक बहुत, क्योंकि देखिए अगर पचपदरा मॉडल रिफाइनरी का आपने मेन बात किया, पहली बात ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से कोई रिफाइनरी है, उसके प्रोसेस को हमने अपग्रेड किया, उसकी फैसिलिटी को थोड़ा ऑगमेंट किया, वो भी जरूरी है। पर इस सरकार ने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जीरो से शुरू करते हुए एक नया फैसिलिटी को इतनी बड़ी कॉस्ट जो आपने करीबन बताई 79,000 करोड़ की कॉस्ट पे एस्टेब्लिश किया। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा
सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इतने बड़े स्टेप लिए गए। इसी तरह के स्टेप बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे मैंने बताया कि जैसे इस समय भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, तो मैरीटाइम सेक्टर में, समुद्री क्षेत्र के अंदर में भी वाधवान में एक पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट जो करीबन 50 साल के बाद में भारत में कोई पहला नया पोर्ट बन रहा है 76,000 करोड़ की कॉस्ट पर। इसी तरीके से हम देखें तो नए डेटा सेंटर एस्टेब्लिशमेंट भले जामनगर में हो, अमरावती में हो, है ना, इन सब जगह पे भी नए डेटा सेंटर का एस्टेब्लिश। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भले रेलवे में हो, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, भले रेलवे में हो वंदे भारत जैसी नई ट्रेन, भले रेलवे में हो सुरक्षा के लिए कवच जैसे आधुनिक सिस्टम्स और सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, भले विमान के क्षेत्र में हो, भले एक्सप्रेसवेज जो इस तरह से पूरे देश में रिसेंटली स्टेब्लिश किए गए, भले गंगा एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पूर्वोत्तर में अगर हम देखें तो किस तरह से मिजोरम में रेल लाइन पहुंची, पिछले ही साल किस तरह देखे जम्मू कश्मीर के अंदर में पहली बार रेल लाइन पहुंची। तो भारत के सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो कि एक मेन फाउंडेशन है विकसित भारत के लिए, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता भी रहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक चीज होती है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे ग्रीन एनर्जी के थ्रू, जैसे रिन्यूएबल करो, या आज जो रिफाइनरी के थ्रू करो। दूसरा है कि ऊर्जा में हम किस तरीके से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करें, जो हमारे डिस्कॉम्स है। तो उसके अंदर में भी ऊर्जा सेक्टर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितना ऊर्जा का उत्पादन हो उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को अलग अलग तरीके से, भले डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटरिंग लगाओ, स्केडा प्लेटफॉर्म लगाओ, या हम जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्लेस करें, या हम अपने कंडक्टर्स को रिप्लेस करें। तो ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ ऊर्जा बनाने में, ऊर्जा का संचय करने में, पर ऊर्जा का वितरण करने में भी हम टेक्नोलॉजिकल और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। साथ ही साथ अगर हम युवाओं की बात करें और छोटे कारोबारियों की बात करें, क्योंकि हम अब ये तो मान रहे हैं कि औद्योगिक विकास होगा, लेकिन युवाओं को और छोटे कारोबारियों को भी क्या इससे लाभ होगा? निश्चित रूप से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनती है भारत के अंदर में, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही ज्यादा, जैसे इसी रिफाइनरी से जब करीबन 1 लाख के करीबन रोजगार होंगे, तो निश्चित रूप से काफी रोजगार उस क्षेत्र के लोगों को भी मिलेंगे, काफी रोजगार भारतवर्ष के दूसरे क्षेत्रों को भी मिलेंगे। तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर में हमारी बहुत सारी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी काम करती है, तो उनको संबल मिलना। जैसा कि भारत में अभी आपने देखा पिछले कुछ समय से एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समय स्टार्टअप सेक्टर में भी अगर आप देखें तो भारत में 2.2 लाख स्टार्टअप इस समय काम कर रही है, जो पिछले 10-11 साल में स्टार्टअप मिशन के थ्रू इनको बहुत प्रोत्साहन दिया गया। भारत में करीबन 120 यूनिकॉर्न हुई। इसका मतलब आज का युवा न सिर्फ रोजगार की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है, वो रोजगार सृजित भी कर रहा है, वो अपनी खुद की इकाइयां भी बना रहा है, जिसके लिए सरकार का प्रोत्साहन। प्रोफेसर चौधरी, आप आपका रुकना चाहेंगे? देशवासियों का प्रधान सेवक मानने वाले हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन, धन्य शुभ आगमन आज मरुधरा आह्लादित है। हर प्रदेशवासी आपको सुस्वागतम कहने को आतुर है। प्रजावत्सल करिश्माई नेतृत्व को अपने बीच पाकर हम सभी आनंदित हैं। समूचे जन समुदाय की ओर से आपका मान्यवर बहुत बहुत वंदन, अभिवंदन महाबना, घणी घणी खम्मा हुकुम। मरुभूमि राजस्थान, जहां हमेशा से समत्व का संभाव रहा है, आज आपकी अगुवाई में अभूतपूर्व बदलाव का दौर देख रही है। 4 जुलाई 2026 शनिवार का ये अविस्मरणीय दिवस पचपदरा बालोतरा की धरा से तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है और समूचा देश राजस्थान के नवयुग का साक्षी बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी से सादर निवेदन, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान के आत्म गौरव, राजस्थान की पहचान, आदर की अभिव्यक्ति साफा पहनाकर सम्मान और सत्कार की परिपाटी का
कृपया शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। अत्यंत आत्मीयतापूर्ण स्वागत, जिससे हम सभी राजस्थानियों का कृतज्ञता का भाव समाहित है और इसके साथ ही आपको ये पट्टू भेंट किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान की सदियों पुरानी बुनाई परंपरा, पारंपरिक हस्तकला, रोहिड़ा हथकरघा का उत्कृष्ट नमूना, जीवंत रंगों, ज्यामितीय रूपांकन की सघन महीन जटल और उसके साथ ही बुनावट के साथ ही झरोखा, ये कुशल शिल्पकारों के हाथों की साधना, सृजनशीलता का प्रतीक, अपनी विरासत, पहचान और समय को सहेजती कारीगरी, नक्काशीदार झरोखा आपको हम सभी प्रदेशवासियों की ओर से भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही लकड़ी की घड़ी आपको भेंट की जा रही है, जिसमें समाहित है जीवन की निरंतरता, प्रगति की ये संकेतक है, चरय वैती का संदेश देती। आप सभी की तालियों की सहभागिता आज के इस अवसर पर हर्षित और आनंदित भाव से 8 करोड़ राजस्थानियों के अपनत्व की समारोह को चिरस्मरणीय बनाती स्मृतियां। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में अब हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी कृपया आज के इस गौरवशाली सुअवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रदान करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय मंत्री श्री जोराराम कुमावत जी, श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी, माननीय सांसद श्री मदन राठौर जी, सभी गणमान्य अतिथिगण और पचपादरा के हमारे भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल राजस्थान और भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक है। विश्व भर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कम ग्रीनफील्ड रिफाइनरीज बनी हैं। इनमें से 2 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किए। 2016 में IOCL की पारादीप रिफाइनरी और आज यहां पचपादरा में HRRL रिफाइनरी, जो कि HPCL और राजस्थान सरकार का जॉइंट वेंचर है। आज के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को मेरा धन्यवाद, जिनका इस परियोजना को पूरा करने में सक्रिय योगदान रहा। सबसे बढ़कर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों द्वारा आज इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में काफी चैलेंजेस आए, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां क्रूड या कच्चा तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए एक 490 किलोमीटर लंबी मुद्रा से एक डेडिकेटेड पाइपलाइन बिछाई। मंगला तेल क्षेत्र से एक 75 किलोमीटर की लोकल क्रूड पाइपलाइन बनाई गई। पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यहां लाई जाए। ये परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार के 5 सालों के दौरान ये परियोजना अटकी रही। जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन आनी थी राजस्थान सरकार की तरफ से वो नहीं आई, अप्रूवल्स लेने में देरी हुई। दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी, तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2.5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम पेट्रोकेमिकल भी बनाने की क्षमता है। जब भी हम विश्व भर में रिफाइनरीज की बात करते हैं तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको 1 से 20 तक ग्रेड किया जाता है और इस कॉम्प्लेक्स की नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 पे है, जिसका मतलब यह है कि विश्व भर में ये टॉप 25% रिफाइनरीज में टेक्नोलॉजी में आएगी। ये रिफाइनरी आयातित और भारत में उत्पादित दोनों तरह का क्रूड को प्रोसेस कर सकेगी और इस परियोजना की कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ के करीब है। ये ऑयल रिफाइनरी राजस्थान के लिए एक साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। इससे इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जन साधारण के जीवन में समृद्धि आएगी और कई आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले 10 साल में 2 रिफाइनरीज को देश को डेडिकेट किया, पर अगर हम विश्व भर में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 50 साल से कोई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी नहीं बनी है और अगर हम यूरोप को देखें तो प्रतिदिन 2,20,000 बैरल्स की रिफाइनिंग कैपेसिटी प्रतिदिन गिर रही है और 2030 तक ये रिफाइनिंग कैपेसिटी यूरोप में 75 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगी और इसी दौरान आज से लेकर 2030 तक हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो आज 270 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम करीब है, ये बढ़ती 310 और 320 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंचेगी। पिछले 3-4 महीनों में जब विश्व भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से कई दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्शन हुई, क्योंकि 20 से 30% एनर्जी सप्लाईज वहां से आती हैं, पर आपने जो निर्णय लिए, हमारे 1,07,000 आरओज या पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुआ, कहीं भी ड्राई आउट्स नहीं हुए, क्योंकि आपने जो निर्णय लिए और आपने जो रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाई है। हम एलपीजी की जब कठिनाई हुई तो हमारी रिफाइनरीज ने अपनी प्रोडक्शन एलपीजी की 35,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ा के 54,000 मीट्रिक टन पर ले गए और आपने ये भी निर्णय लिया कि दाम हमारे भाइयों बहनों तक नहीं बढ़ने देंगे। पिछले 4 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, क्योंकि 3 अफसर नवंबर 2021 बैरवा जी, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री जोगाराम कुमावत जी, उद्योग मंत्री के बिश्नोई जी, और आज इस कार्यक्रम में
बीसी के माध्यम से हर एक जिले में, हर एक निकाय में और पंचायतों में जुड़े मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, राजस्थान के सभी भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि दर्ज हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचन प्रधानमंत्री रहने का नया इतिहास रचा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप इस तरह हम सब देशवासियों का नेतृत्व करते रहें और आपका इसलिए हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में पधारे थे। तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा में आपने माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को अजमेर में आपने करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। आपने प्रदेश को भारतमाला परियोजना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे याद है कि आपने 16 जनवरी 2018 को पचमदरा की इसी धरती पर इस रिफाइनरी के काम का शुभारंभ किया। आज आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। आपने कहा था कि यह रिफाइनरी यहाँ की तकदीर भी बदलेगी और यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। आज आपके कर कमलों से यहाँ 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का यह ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा। आपने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात प्रदेश को दी है। गुलाबी शहर जयपुर अपनी विरासत के साथ साथ मेट्रो सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। नई मेट्रो लाइन जयपुर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाएगी। आज इसका शिलान्यास आपके कर कमलों से हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि निर्माण के उपरांत इसका शुभारंभ भी आपके शुभ हाथों से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के युवाओं की ऊर्जा का स्रोत हैं। आप कहते हैं कि युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। आपसे प्रेरणा लेकर हमने प्रदेश के युवाओं के लिए नई युवा नीति, नई रोजगार नीति लागू की है। आज आपकी उपस्थिति में प्रदेश के
53,977 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, जो कि आप अपने आप में ये रिकॉर्ड है। आपके नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में 1,78,977 सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को दी है। प्रदेश के इतिहास में इतने अल्प समय में इतनी बम्पर सरकारी नौकरियां देने का अब तक का यह रिकॉर्ड है, जो आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है। निजी क्षेत्र में भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। मुझे बताते खुशी हो रही है कि प्रदेश में करीब 1 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1.25 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। आपकी प्रेरणा से प्रदेश के 18 लाख से अधिक युवा माई भारत पोर्टल से जुड़कर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो पानी की है। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब हमारे बिना मांगे ही आपने नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुंचाया था। आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान सफल हुए हैं। आदरणीय, आपने देवास योजना, ब्राह्मणी नदी से मरुस्थल से हरियाली राजस्थान बना दिया। आपने संपूर्ण राज्य में पानी के लिए अनेक ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिन्हें राजस्थान कभी नहीं भुला सकता। आपके मार्गदर्शन में हाल ही में यमुना जल को लेकर ऐतिहासिक MOA हुआ है, जिसमें शेखावाटी की 3 दशकों की आस पूरी हुई है और प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। यमुना के पानी और आपके आशीर्वाद से शेखावाटी के करीब 75 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। आप ही नर्मदा का पानी राजस्थान लाए थे और यमुना का पानी भी आप ही राजस्थान लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही चंबल, पार्वती, काली सिंध का पानी भी आपने राजस्थान को दिया है। पानी की ये सौगातें हमारे प्रदेश के इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति का साक्षात उदाहरण है। इसलिए हम सभी कहते हैं, मोदी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, रिफाइनरी के साथ ही आज आपके कर कमलों से जोधपुर एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। महोदय, 892 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चूरू सादलपुर तथा चूरू रतनगढ़ रेल दोहरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। साथ ही 737 करोड़ रुपए की लागत से करवड़ से डांगियाबाद 4 लेन सड़क का लोकार्पण आपके द्वारा किया जा रहा है। माननीय, आपके कर कमलों से 4,635 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विद्युत प्रसारण प्रणाली तथा 1,300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सौगात भी आप दे रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपके द्वारा ऊर्जा के लिए निरंतर दी जा रही सौगातों का ही परिणाम है कि राजस्थान अब बिजली के मामले में डिफिसिट कैटेगरी से निकलकर सरप्लस कैटेगरी में आ गया है। आपके आशीर्वाद से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर अब हम सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं और पिछले 3 महीने से अन्य राज्यों को बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर नागरिक तक सुशासन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हर चुनौती को पार करते हुए विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करेंगे और आपके कुशल नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना निश्चित ही साकार होगा। आपके अपार सहयोग और आशीर्वाद के लिए मैं पुनः आपको राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार मान्यवर, उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार व्यक्त करने के साथ ही
मंचस्थ महानुभावों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस समारोह के अतिरिक्त शीर्ष नेतृत्व के दर्शन के अभिलाषी प्रदेश भर के लोग हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले, नगर निगम, नगरीय निकाय, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लाखों प्रदेशवासी इस समारोह से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा विभिन्न चैनलों पर भी इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। तो सभी प्रदेशवासियों का बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए। और राजस्थान आज अपने विगत से अलग हर दिशा में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ स्वप्न देखे नहीं जाते वरन साकार किए जाते हैं और मान्यवर के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम करते राजस्थान की झलक आइए देखते हैं इस फिल्म में विकसित राजस्थान। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नए युग की शुरुआत है जहां संकल्प है, सही नियत है और विकास हर व्यक्ति तक पहुंचाने का वादा है। ये नया राजस्थान है जहां खेतों से लेकर उद्योग तक, गांव से लेकर शहर तक हर दिशा में प्रगति की रफ्तार तेज है। ये वो राजस्थान है जो विकसित भारत की मजबूत नींव बन रहा है। आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करते हुए हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। ब्याज मुक्त फसल ऋण ने खेती को आत्मनिर्भर बनाया है। सौर ऊर्जा में अग्रणी बनता राजस्थान पीएम कुसुम योजना के तहत नई ऊर्जा, नई संभावनाएं दे रहा है। दिन में निर्बाध बिजली और बिजली बिल में राहत किसानों की ताकत बढ़ा रही है। राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है। वही राइजिंग राजस्थान समिट निवेश का नया अध्याय लिख रहा है। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। बड़े निवेश प्रस्ताव रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार मेले और लगातार चल रही भर्तियां भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव है। मातृ वंदना और स्वास्थ्य योजनाएं हर मां और हर परिवार का संबल हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इलाज को सुलभ और सस्ता बना रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाओं को घर के करीब ला रहे हैं। ई श्रम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए और सम्मान सुनिश्चित किया गया है।
मजबूत कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन जन विश्वास को और सुदृढ़ कर रही हैं। अब तक 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और वर्ष 2026 से 27 के लिए पौधारोपण का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर क्षेत्र, हर वर्ग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा में। 35 नई नीतियों के साथ राजस्थान ने प्रगति की नई गति पकड़ी है। ये है बदलता हुआ राजस्थान, नया राजस्थान, खुशहाल राजस्थान। हमारा मान, हमारा सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान। जयति राजस्थान, जय जय राजस्थान, आपणो अग्रणी राजस्थान। देवियों और सज्जनों, आज के इस समारोह में अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रदेश को 1,05,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। निस्संदेह अविस्मरणीय अवसर और इन सौगातों में शामिल है जयपुर मेट्रो फेज 2 शिलान्यास, राजस्थान आरईडीएस फेज 4 भाग एफ की विद्युत प्रसारण प्रणाली का शिलान्यास, बीकानेर के 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, राजस्थान आरईजेड फेज 3 भाग एच से विद्युत निकासी के लिए निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन, जोधपुर रिंग रोड करवट से डांग्यावास के 4 लेन का शुभारंभ और एसजेवीएन की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ। साथ ही महामना राष्ट्र को समर्पित करेंगे रेगिस्तान का रत्न एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादुलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरेक के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर। देवियों और सज्जनों, अब इन्हीं सौगातों को माननीय की गरिमामयी उपस्थिति में देखते हैं फिल्मों के माध्यम से, जिसमें है एचपीसीएल रिफाइनरी पर फिल्म, जयपुर मेट्रो फेज 2 पर फिल्म और अन्य विकास कार्यों के साथ ही हाल ही में हुए यमुना जल समझौते के आभार स्वरूप ये फिल्म। ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती से एक वचन दिया था। यहाँ की तकदीर भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा। जो आज सार्थक प्रमाण के रूप में राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई पहचान देने जा रहा है। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम राजस्थान का रत्न राजस्थान रिफाइनरी 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर, जिसकी 9 MMTPA रिफाइनिंग क्षमता और 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है,
दुनिया की सबसे उन्नत रिफाइनरियों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के प्रोत्साहन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के प्रयासों से राजस्थान की रेतीली धरती पर इस परियोजना का निर्माण एक अद्वितीय इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन उत्कृष्टता का नमूना है। रिफाइनरी के निर्माण के लिए 19 ओवरसाइज्ड उपकरणों का 4 किलोमीटर लंबा काफिला मुंद्रा से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हुए पचपदरा पहुंचा। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए पुल बनाए गए, रास्ते बदले गए। इसका पैमाना, इसकी जटिलता, इसकी संरचना सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है उस भारत के जो अब कल्पना नहीं करता, निर्माण करता है। राजस्थान रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला परिवर्तनकारी केंद्र है, जहां निर्माण के दौरान रिफाइनरी में 1,35,000 से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार दिए गए। राजस्थान रिफाइनरी अब हजारों युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगा। बालोतरा को उभरते औद्योगिक नवरत्न के रूप में स्थापित करती हुई राजस्थान रिफाइनरी विकास का शक्तिशाली इकोसिस्टम है, जो पूरे भारत की ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। रिफाइनरी से एलपीजी, डीजल, पेट्रोल एवं पेटकोक का उत्पादन एवं विपणन सफलतापूर्वक आरंभ कर दिया गया है, जो राजस्थान की रग रग में विश्वास भरते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान रिफाइनरी के राष्ट्र को समर्पण के साथ राजस्थान की धरती से मिलेगी भारत को नई ऊर्जा शक्ति। आम जन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक्सप्रेसवेज, बंदरगाह, सिविल एविएशन और मेट्रो सेवा विस्तार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आज जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13,000 करोड़ रुपए की लागत के जयपुर मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृति के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने स्वयं डिजाइन करते हुए इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को आगे बढ़ाया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया जा रहा है। राजस्थान में देश का 10% क्षेत्रफल है, जबकि पानी यहां देश का 1% ही है। राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात दी गई और अब बरसों के इंतजार को खत्म करते हुए यमुना जल समझौते की ऐतिहासिक पहल की गई है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल की उपस्थिति में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के बीच हाल ही में नई दिल्ली में MOA किया गया। लगभग 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत हथिनीकुंड बैराज से चुरू जिले के हांसियाबास तक 295 किलोमीटर लंबी 3 पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। इनसे राजस्थान के हिस्से का लगभग 577 बिलियन क्यूबिक मीटर जल शेखावटी के सीकर, चुरू, झुंझुनू में लगभग 75 लाख लोगों तक पहुंचेगा। आज राजस्थान की पूरी जनता तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है। चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। राजस्थान REZ फेज 4 के जैसलमेर बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का शिलान्यास। राजस्थान REZ फेज 3 के पार्ट 8 से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का उद्घाटन।
1000 मेगावाट CPSU स्कीम के तहत बीकानेर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 4 लेन जोधपुर रिंग रोड के करवर दांगियावास सेक्शन पैकेज 2 का लोकार्पण। देश में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक नागरिक सेवाएं सीधा और घर के पास प्रदान करते हुए गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की है। दूर दराज तक सर्विस डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर नियुक्तियां करते हुए अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। आम जन के बेहतर जीवन और हर वर्ग के कल्याण की सोच के साथ विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगी। देवियों और सज्जनों, अब हम देखेंगे राजस्थान की ऊर्जा शक्ति की बानगी, जहां कभी दूर दूर तक फैला रेत का खामोश समंदर सिर्फ संभावनाएं समेटे था, उसे रेगिस्तान का रत्न इस रिफाइनरी के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसने विकास की विराट गाथा लिखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब रिफाइनरी के उत्पादों के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मान्यवर से करबद्ध अनुरोध, कृपया हरी झंडी दिखाकर टैंकरों को रवाना करने की कृपा करें। ये टैंकर नहीं वरन नए भारत के औद्योगिक उत्कर्ष की एक झलक है। जी हां, इनकी खेप आप देखेंगे स्क्रीन पर। LPG टैंकर, पेट्रोल, डीजल और पेटकॉक, जहां समूचे विश्व में ऊर्जा को लेकर संशय की स्थिति है, वैश्विक अनिश्चितता है, इसमें ऊर्जा शक्ति की ओर कदम बढ़ाता, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाता हमारा अपना अग्रणी राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। देवियों और सज्जनों, आप सभी ने अभी जाना कि प्रदेश भर में रोजगार उत्सव का आयोजन हो रहा है और सभी जिलों में हो रहे जिला स्तरीय समारोह में तकरीबन 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज मान्यवर के करकमलों से 5 नवचयनित कार्मिकों को ये अभिनंदन पत्र सौंपे जाएंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय करते हैं, कृपया ये अभिनंदन पत्र इन युवाओं को प्रदान करने की कृपा करें। यह अभिनंदन पत्र सपनों की पहचान है, उनकी मेहनत का सम्मान है, भविष्य की नई उड़ान है। श्रुति गुप्ता, आप भरतपुर से हमारे बीच हैं, स्कूल व्याख्याता के रूप में आपका चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्रुति गुप्ता को। ये प्रशस्ति पत्र विश्वास और उत्तरदायित्व का, साथ ही राष्ट्र निर्माण की सहभागिता का प्रतीक है और इसी कड़ी में दिशा बालोत्रा से सहायक कृषि अधिकारी के रूप में चयनित हुई हैं। झीलों की नगरी उदयपुर से हमारे साथ हैं पिंटाराम गरासिया, आप राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए हैं। पिंटाराम गरासिया। बालोतरा से है मनोज कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में आप चयनित हुए हैं। मनोज कुमार, आपकी तालियां लगातार बजती रहे और इन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती रहे। श्री गंगानगर से हमारे साथ हैं लवप्रीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए हैं। लवप्रीत सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये अभिनंदन पत्र प्राप्त करते हुए।
उज्जवल भविष्य के लिए इन युवाओं को बहुत सी शुभकामनाएं और समस्त मंचस्थ महानुभावों का आभार। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह में हमें पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है हमारे यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो कहते हैं और करते हैं, बिना रुके बिना थके भारत को विकसित बनाने का आपने संकल्प लिया है। आप कहते हैं यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रेरक मंत्र हमें देने के लिए नव भारत के शिल्पकार का बहुत बहुत आभार। और अब देवियों और सज्जनों, पुनः हो आपकी तालियों का उद्घोष युग नायक माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायक साथी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। मैं इस समर्थन और स्नेह के लिए राजस्थान की माटी का ऋणी हूं। भाइयों बहनों, ये धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही। इस रण के कण कण में, कण कण ने हमें स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। और स्वाभिमान व्यक्ति का या फिर स्वाभिमान देश का वो तभी ऊंचा हो रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो, दूसरों पर कम से कम निर्भर हो। आज राजस्थान की इस धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।
आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ, उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा।
आप भी देख रहे हैं पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं। रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं, हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था, उन्हें भी इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे, उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था, उससे पहले भारत
25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी एक दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उभरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हम अपने किसानों को, जो दुनिया के बाजार में 3,000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे।
और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमईज का भी ध्यान रखा। एमएसएमईज को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने एमएसएमईज को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमईज के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था। हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा 100% भरोसा था। और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण